नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ सीडीपी के बेहतरीन 20 क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसे सीडीपी का T20 या T20 सीरीज भी कह सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सीडीपी का T20। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो इसका उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल विकास की प्रक्रिया भ्रूणावस्था से होकर जीवन भर चलती है। विकास के क्रम में शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इसे पूर्व किशोरावस्था भी कहते हैं। यह अवधि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच आती है। इसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में विभाजित किया जाता है। मध्य बाल्यावस्था भाषा एवं विकास की पूर्ण अवस्था कही जाती है। इसी अवधि में बच्चों के भाषा का विकास तेजी से होता है। साथ ही रुचियों का विस्तार, चिंतन एवं विकास एवं सृजनात्मकता का विकास भी इसी काल की मूल विशेषता होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है। तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पहला, प्रसुप्ति अवस्था। दूसरा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तीसरा, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था या चौथा, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका आंसर होगा 2। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को इन सभी क्रमों से होकर गुजरना ही पड़ता है। उनके कन्वेंशनल स्तर से दूसरी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था सम्मिलित होती है, जिसे सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था भी कहते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन अवस्थाओं को कोहलबर्ग सार्वभौमिक अवस्था मानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? पहला, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो इसका सही उत्तर है कक्षा में परिचर्या के दौरान यदि एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है तो यह जेंडर पक्षपात कहलाता है। जेंडर पक्षपात के अंतर्गत प्रायः महिलाओं को कमजोर वर्ग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर 1 है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। दूसरा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तीसरा, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या चौथा, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। इसका सही उत्तर है 1 नंबर। बच्चों के मध्य जेंडर को लेकर व्यापक रूढ़ियों एवं लिंग किसी विशेष काम के लिए अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त NCERT द्वारा तैयार दस्तावेज, जिसे NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है, में भी लैंगिक पक्षपात को न केवल कम करने बल्कि समाप्त करने पर बार बार जोर दिया जा रहा है। तो इस सवाल का सही उत्तर है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? पहला, जॉन बी वाटसन। दूसरा, लेओ वाइगोत्स्की। तीसरा, जीन पियाजे या चौथा, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेओ वाइगोत्स्की। लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। जीन पियाजे की तरह ही वाइगोत्स्की भी इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन साथ में यह भी मानते हैं कि
बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह एकांकी नहीं हो सकता। वह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 2 नंबर ले वाइगोत्स्की है। क्वेश्चन नंबर 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? पहला, व्यक्तिगत वार्ता। दूसरा, जोर से बोलना। तीसरा, पाड़ा या ढांचा। या चौथा, आत्म केंद्रित वार्ता। ले वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकती है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञान में अनेक तत्व आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत वार्ता या चर्चा, जिसमें बच्चे स्वयं से चर्चा करके किसी तर्क को निर्धारित करते हैं। नजमा द्वारा कहा गया कथन व्यक्तिगत वार्ता को संबोधित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर व्यक्तिगत वार्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला, प्रबलन। दूसरा, अनुबंधन। तीसरा, मॉडलिंग। चौथा, पाड़ या ढांचा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना पाड़ या ढांचा कहलाता है। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायकता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। जैसा कि कोई नई समस्या है तो अधिक निर्देश देने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्य का विस्तार होता जाता है निर्देशों की संख्या कम होने लगती है। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर पाड़ या ढांचा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार। दूसरा, संरक्षण, कक्षा समावेशन। तीसरा, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। चौथा, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमणीयता। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है, जो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शी तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय विकसित कर लेता है: संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण। संरक्षण का मतलब बालक तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करते हुए देखे जा सकते हैं। संबंध, बालक इसमें क्रमिक समस्याओं का समाधान करते हुए देखे गए हैं। कक्षा समावेशन इसी तरह की गुणवत्ता में विकसित होता है। वर्गीकरण, बालक में वस्तुओं के गुण के अनुसार वर्गों या उपवर्गों में बांट पाने की क्षमता का विकास हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर संरक्षण और कक्षा समावेशन यानी ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पहला, स्कीमा। दूसरा, अवलोकन अधिगम। तीसरा, अनुबंधन या चौथा, प्रबलन। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित एवं व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान होती है। यह स्कीमा 2 प्रकार का होता है। पहला, साधारण स्कीमा तथा दूसरा, जटिल स्कीमा। साधारण स्कीमा मोटर कार या खिलौने के स्कीमा से समझा जा सकता है। इसी तरह
इस अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ या सूर्य क्या है आदि जटिल स्कीमा के उदाहरण हैं। याजे के अनुसार बच्चे के स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में दो प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातीकरण से तात्पर्य है बच्चा अपने पूर्व स्कीमा में नए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, जबकि समायोजन में बच्चा नई सूचना या स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्कीमा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। दूसरा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तीसरा, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। या चौथा, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होता है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष में एवं विषय में सूचना एकत्रित करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या करना है। आकलन के दो प्रकार होते हैं, योगात्मक और निर्माणात्मक आकलन। योगात्मक आकलन को सीखने के आकलन के नाम से जाना जाता है, जबकि निर्माणात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना ये रॉन्ग होगा। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको निम्नांकित करना ये भी गलत होगा। रिपोर्ट कार्ड में अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण अंकित करना ये भी गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। दूसरा, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। चौथा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सामान्यतः हम लोग बुद्धि शब्द का प्रयोग ज्ञान, प्रतिभा, प्रज्ञा एवं समझ आदि के अर्थों में करते हैं। बुद्धि के द्वारा ही हम अपनी विविध समस्याओं का समाधान निकालते हैं। केली एवं थर्स्टन नामक वैज्ञानिकों ने बताया है कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। बुद्धि प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है तथा विविध प्रकार की बौद्धिक योग्यताएं यह प्रमाणित करती है कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। इसी कारण कई लोग अनेक योग्यताओं में दक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। उनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? पहला, सृजनात्मक विचारक। दूसरा, अभिसारक विचारक। तीसरा, अनम्य विचारक। चौथा, आत्म केंद्रित विचारक। दिए गए चारों विकल्पों में रूही सृजनात्मक विचारक गुणों को प्रदर्शित कर रही है। सृजनात्मकता व्यक्ति का वह योग्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी नई योग्यता या तथ्य का सृजन करता है और पूर्ण रूप से उसमें अपरिचित होता है। इस प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति को सृजनशील व्यक्ति कहा जाता है। जिस प्रतिभा के आधार पर कोई व्यक्ति इस तरह के कार्यों को अंजाम देता है उसे सृजनात्मक कहते हैं। स्किनर के अनुसार सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए परीक्षण करता है एवं कई भविष्यवाणियाँ करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सृजनात्मक विचारक है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा
सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा, इस स्थिति को जैसे ही है स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा, इस विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। या चौथा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा एक मूल अधिकार है जिससे किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। न कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, न स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करना चाहिए और न ही उन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करने के लिए चाहिए। इसका सही उत्तर है 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। समावेशी शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा सभी प्रकार के भेदभाव के अंतर को समाप्त करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाज में मौजूद प्रत्येक बच्चे को एक स्तर पर लाया जा सके। इस तरह की शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे बालक के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, बालक में समाज के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, बालकों में नव जीवन का संचार करना आदि। इस हेतु शिक्षक का सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पहला, न्यून अवधान विकार। दूसरा, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तीसरा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। या चौथा, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैफल्य, जिसको हम डिस्लेक्सिया भी कहते हैं, जिसमें बच्चे पढ़ना, लिखना और शब्दों को बोल पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह 3 तरह का होता है। डिस्लेक्सिया को प्रथम चरण में बच्चे अक्षर और संख्या की पहचान करना, पढ़ना, मापना, समय देखना और अन्य गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। डिस्लेक्सिया के दूसरे चरण में भ्रूणावस्था से ही बच्चों का मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इसमें बच्चों को शब्दों की पहचान करने और उसका उच्चारण करने में परेशानी होती है। तीसरी प्रकार में डिस्लेक्सिया में बच्चे मस्तिष्क में चोट के कारण शब्दों को सुन नहीं पाते हैं, जिससे उन शब्दों का उच्चारण करने और उसे पढ़ने में उन्हें परेशानी होती है। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस प्रकार आधारित है? पहला, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। या चौथा, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित समावेशी शिक्षा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य की अवधारणा पर आधारित है। यह एक शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए ही की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में प्रत्येक शिक्षक को इस सिद्धांत के साथ विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हुए कक्षा में व्यवहार करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से 1, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, 2, प्रबलन पर केंद्रित है, 3, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सोचने का आधार अवबोधन है और अवबोधन पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ अवलोकन, अनुभव और प्रक्रिया के द्वारा आता है। छोटे बच्चे प्राथमिक रूप से प्रथम परस्पर क्रिया उसके वातावरण में पूर्ण रूप से उसकी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित होती है। अधिकांश देखकर, छूकर और कभी-कभी सुनकर और स्वाद लेकर। बहुत से मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे और वार्नर के अनुसार किसी भी वस्तु की हस्तकौशल के द्वारा उत्पन्न समझ ही व्यक्ति के ज्ञान और सोच के आधार का निर्माण करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अनुबंधन द्वारा अर्जित करना है। ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? 1, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, 3, बार बार याद करने के द्वारा ही एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। स्कूल में प्रवेश करने के पूर्व ही बच्चों के मस्तिष्क में बहुत सी ऐसी भावनाएं एवं धारणाएं गहराई तक बनी होती हैं जिसके अनुसार बच्चे प्रत्येक चीज़ को उसी के आकार में निर्मित करते हैं और अपनी एक अलग दुनिया का निर्माण करते हैं। इसी सिद्धांत को सहजानुभूत सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत बच्चों के लिए घातक होती है, अतः शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों के माध्यम से बच्चों के सहजानुभूत सिद्धांतों को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यह सिद्धांत बच्चों के लिए किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं होता है, अतः उनका निर्मूलन आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? पहला, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, दूसरा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, तीसरा, यंत्रवत याद करना, या चौथा, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हमेशा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाती है। आधुनिक शिक्षा पद्धति में बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा की योजना बनाई जाती है तथा उसके सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। इस तरह के विकास में बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि सभी पक्ष शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2, ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 20, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। पहला, पूर्णतः अलग, दूसरा, स्वतंत्र, तीसरा, सन्निहित, या चौथा, संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है सन्निहित। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। जीवन में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में इसकी भारी योगदान होता है।
इसी तरह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना एवं उसका समुचित इस्तेमाल संज्ञान कहलाता है। रेवर के अनुसार संज्ञान का तात्पर्य ऐसे मानसिक व्यवहारों से है जिसमें प्रतीकीकरण, सूझ, प्रत्याशा, जटिल नियम, उपभोग, प्रतिभा, विश्वास, अभिप्राय, समस्या, समाधान तथा अन्य शामिल होते हैं। संवेग की अवस्था में आंगिक प्रक्रियाओं जैसे नाड़ी, श्वसन ग्रंथि, स्रावों का एक विकसित उद्दीपन होता है। इसमें शिक्षार्थी आवेग बल का अनुभव करता है। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर सन्निहित है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।